इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आर के वर्मा, जाने माने पत्रकार हैं और उन्होंने जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी है, उनके संगठन बनाए हैं। आज हम उनसे बात करते हैं। आजादी के उन पन्नों को हम फिर से पलटते हैं जो अब शायद विस्मृत होते जा रहे हैं हमारी नई पीढ़ी के साथ। डॉक्टर आर के वर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू हो, मैं सबसे पहले अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं सब लोग श्रोताओं को देना चाहता हूं। और देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो हमारे असंख्य सेनानी हुए हैं, मैं उनको सादर नमन करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप हमारी उस पीढ़ी में से हैं आजादी से पहले जिन्होंने जन्म लिया है। जिस समय 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसकी कुछ स्मृतियां आपके जहन में हैं? आपको कुछ याद है उस समय? देखिए, मैं उस समय बहुत बड़ा तो नहीं था, एक मैं बच्चा ही था, कहना चाहिए बालक ही था, मगर मुझे स्मरण है उस समय का, बहुत अच्छी तरीके से स्मरण है। देहरादून में जब यहाँ पर हुआ था तो उस टाइम सन 47 की बात है, 14 अगस्त की बात होगी शायद, जब यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, कर्फ्यू लग गया था। और कर्फ्यू लगने पर, चूंकि हिंदू मुसलमान का तो अंग्रेजों ने एक नीति रही थी उनकी कि फूट डालो और राज करो, तो वो हमेशा उन्होंने कहा कि ये ताकतवर ना बन सकें यहाँ के लोग, इंडियंस। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में एक ऐसी दीवार सी, एक दरार पैदा कर दी थी जो कि एक थोड़ा सा वैमनस्य जिससे आ जाता था। तो हिंदुस्तान में हो ही रहा था, लाहौर पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, शरणार्थी आ रहे थे, ट्रेनें आ रही थी, मारकाट मची हुई थी, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे। तो देहरादून में, मगर मैं कह सकता हूँ कि देहरादून इस मामले में फिर भी उसने बड़ी शालीनता का परिचय दिया। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा दृश्य मुझे देखने को नहीं आया। याद है मुझे, थोड़ा बहुत घटनाएं घटी थी, मुझे याद है सामने घोसी गली है यहाँ पर, एक गांधी रोड और पलटन बाजार के बीच में। तो उस घोसी गली में मुझे याद है कुछ मुसलमान भाई रहा करते थे, और मुझे इतना दृश्य देखने को आज भी मेरी आंखों के सामने आते हैं कि कुछ लोग जो थे उनके मेज और कुर्सियां ले गए, कोई रेडियो ले गए, बस रेडियो होता था उनके जमाने में। कोई यहाँ पर वो नहीं हुआ कि जो कहीं आग जनी हुई हो, लूट खसोट हुई हो, या कहीं हथियार से कोई इस्तेमाल हुआ हो, मारामारी हुई हो, वो कुछ नहीं हुआ। बड़ा शांत वातावरण था। और देहरादून तो मुझे इतिहास पढ़ने पर भी और पुराने लोगों से मिलने पर पता लगता है कि यहाँ बड़े सांप्रदायिक सौहार्द रहा है हमेशा से, और किसी भी जाति में ऐसा कोई भेदभाव नहीं। उल्लास का माहौल तो एक रहा होगा उस समय भी। 1947 जब 15 अगस्त का हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ बाजार, पलटन बाजार में उस समय वो तोरण द्वार बनाया जा करते पहले ये केले के जो पेड़ होते हैं ना, वो जड़ से काट के लाते थे और वो लगा के साइड में, और उसके पत्ते बांध के ऊपर झंडियां और बंदरवाल बना। तो मुझे याद है उस टाइम पे बंदरवाल बनाई थी तिरंगे झंडियों की। उस समय हमारा ये नेशनल फ्लैग ये तो नहीं था, तो मगर तिरंगे झंडे की वो बंदरवाल बना के बाजार सजाया गया था, झंडे लगाए गए थे दुकानों में। मैं आज भी मेरी आंखों के सामने है, यहाँ पुरानी दुकानें थी और वहाँ झंडे लगाए, मिशनरी स्कूल के ऊपर झंडे लगाए गए थे। ये जहाँ आज घंटाघर है, उस समय घंटाघर नहीं था, तो वहां पर भी बहुत झंडे लगा के लोगों ने बड़ा उत्सव में मिठाई बांटी थी, बल्कि मुझे याद है लड्डू बांटे गए थे उस टाइम पर। और यहाँ एक जोग ध्यान हलवाई होते थे झंडे पर, वो उसके लड्डू बड़े मशहूर हुआ करते थे। उसके लड्डू जो थे वो यहाँ पे घंटाघर नहीं कहना चाहिए, उस टाइम ओलंपिया चौक कहलाता था, यहाँ पर वो बांटे गए। और आतिशबाजी तो इतनी हुई क्या पूछिए शाम को। अच्छा, घरों में यहाँ तक कि दिए जलाए, जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा मोदी जी के कहने पे दिए जले, ऐसे ही पूरी दीपावली हुई थी।
डॉक्टर साहब, आपने उत्तराखंड और देहरादून के जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है उस पर आपने काफी काम किया है। एक तो आपने किताबें लिखी हैं और उससे भी जो महत्वपूर्ण काम किया आपने, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उस समय भाग लिया था, उनका एक संगठन बनाया, बल्कि 2 संगठन बनाए और उस पर काम किया। देहरादून का विशेष रूप से, और अगर पूरे उत्तराखंड का, कि क्या योगदान हमारे आजादी आंदोलन में रहा इसका? ये ऐसा है कि ये चूंकि प्रदेश जो पहाड़ी प्रदेश था, जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने उनको ऐसी जगह चाहिए थी हिंदुस्तान में जहाँ वो इंग्लैंड की तरह ठंडा मौसम हो, वहाँ अनुकूल, उनके वातावरण के अनुकूल हो। तो उनको देहरादून और मसूरी बहुत पसंद आए, और चकरौटा। तो ये उनको एक प्रकार से उन्होंने देहरादून और मसूरी को अपना एक स्थान बनाया, और स्थान बनाने पर इन्होंने यहाँ पर अपना निवास और रहना शुरू कर दिया। बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और इनको इतना अच्छा लगा कि इन्होंने यहाँ आर्मी भी आ गई, कैंटोनमेंट एरिया बना दिए। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर विकास शुरू किया। मगर पॉलिटिकली जो था, देहरादून जनपद जो था वो बिल्कुल ही नगण्य कहना चाहिए था, जीरो था। यहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती नहीं थी। तो सबसे पहले यहाँ 1920 में मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं, यहाँ के राजनीतिक गतिविधियों का सूत्रपात 1920 में हुआ। यहाँ पर भोगपुर में एक पंडित नरदेव शास्त्री, ये दक्षिण भारतीय थे, हैदराबाद के, तो उन्होंने यहाँ पर आकर रहना शुरू किया था और बहुत बड़े आर्य समाजी थे और वेद तीर्थ, पहले भारत के वेद तीर्थ थे पंडित नरदेव शास्त्री। तो यहाँ रहते थे भोगपुर में और वहां पर रहकर सामाजिक कार्यों में बहुत भाग लेते थे। उस दौरान में यहाँ शराब का जो बड़ा, शराब के विरुद्ध बहुत लोग थे, तो उन्होंने बहुत प्रयास करके एक शारंगधर नाम का एक वहां पर शराब विक्रेता था, उसकी दुकान बंद करवाई। इन्होंने यहाँ से लड़कियों को गढ़वाल पहाड़ों में उधर से लड़कियों को लाकर उनका व्यापार करते थे, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत आंदोलन किया। तो इनका जो सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान था वो बहुत यहाँ देहरादून तक फैल गया। 1920 में लोगों ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर पहली पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि कुछ लोगों में जागरण हो, थोड़ा सा जागरूकता आए राजनीति के प्रति। और उसके लिए नरदेव शास्त्री जी जो थे उनको ही चुना गया कि भाई आप ही हैं जो इसके प्रमुख आप कार्य कर सकते हैं इसको आयोजन में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने आमंत्रित किया था इसके लिए। वो जब इंग्लैंड से आए थे, पहली बार उनका जो सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ वो देहरादून में हुआ था। ये बात है मार्च 1920 की। उन दिनों यहाँ पे छुट्टियां चल रही थी, होली की, झंडे का मेला भी उसी दौरान होता है। तो 1920 में यहाँ पर जितेंद्र जी ये आयोजन हुआ और एक 3 दिन की ये पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस परेड ग्राउंड पे, ऐतिहासिक परेड ग्राउंड पे ये हुई। उस वहीं पर एक चंद्राकार पंडाल लगाया गया था। नजीबाबाद से एक बैंड आया था, उस जमाने का एक बड़ा मशहूर बैंड था। तो वो सब आके उन्होंने ये 1920 में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। और इस कार्यक्रम में जो प्रमुख बात ये थी कि बस नेहरू जी का आना जो था वो एक उल्लेखनीय काम था, क्योंकि नेहरू जी सबसे पहले अगर उनका कोई कार्यक्रम हिंदुस्तान में हुआ जो उन्होंने पॉलिटिकली किया, वो उसमें ये थी, अध्यक्षता थी इस कार्यक्रम। तो ये एक जागरण का, राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्रपात जो करने वाला 1920 की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थी। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सक्रियता हो गई और उसके बाद फिर आगे काफी भाग लिया होगा फिर लोगों ने। बस इसके बाद तो फिर वो कहते हैं ना कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो वही हालत थी कि यहाँ पर इतना लोगों में जागरूकता आई, और खासतौर पर जो जागरूकता आई परवादून में ज्यादा आई। परवादून का क्षेत्र था ऋषिकेश, मालकोट, गरुड़, ये जो क्षेत्र थे, डोईवाला, भानियावाला, सिद्धरवाला, ये इलाके उस समय काफी, यानी लोगों में जागृति, पता नहीं वो तो या तो पंडित नरदेव शास्त्री की वजह से रहा होगा कि ये बहुत ही जागरूक हो गए। और वहां पर जागरूकता, इतना भी आंदोलन आगे चला सन 47 तक। तो उसमें परवादून, हालांकि पछवादून ने भी बहुत काम किया,
जौनसार बाबर तक ने बहुत आंदोलन में भाग लिया, मगर इसमें जो परवादून क्षेत्र में जो जागृति आई वो सबसे उल्लेखनीय है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव हैं 1930 का, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो इनकी कोई प्रमुख घटनाएं हैं जो उल्लेखनीय है, देहरादून का उसमें योगदान रहा है? तो एक तो ये कि यहाँ पर गांधी जी का जो दांडी यात्रा हुई थी 1930 में, जब नमक कानून तोड़ा था उन्होंने दांडी में, तो उसमें यहाँ देहरादून के एक खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट थे। इन्होंने वास्तव में तो ये बड़े क्रांतिकारी थे। एक कलकत्ते में जाके एक नेपाली महिला को इन्होंने बचाया था एक मारवाड़ी सेठ से, और उस सेठ ने वो हवस का शिकार बनाता था इनको, तो ये इनको पर्चा मिला उस लड़की ने, कहीं जहाँ बंद थी उसने सड़क पे फेंक दिया और वो इनको मिल गया, और उसको पढ़ के इनका खून खौल उठा और जो खुखरी लेके पहुंचे, इन्होंने उस सेठ को मार दिया। वो एक इन पर मुकदमा चला, इनको उसमें सजा हुई, मगर सजा के विरुद्ध जो है जनता उमड़ पड़ी, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया था। तो ये जो एक व्यक्तित्व था हमारे देहरादून में, खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट, ये गोरखा थे, और इन्होंने गांधी जी के साथ जाके इनको लिखा पत्र कि मैं आपकी दांडी यात्रा में चलना चाहता हूं, तो गांधी जी ने मना कर दिया, कहने लगे तुमने क्योंकि खून किया हुआ, तुम हिंसावादी हो। तो इस पे इसने हाथ के खून से इसने वो चिट्ठी लिखी और फिर लिखा उसमें कि बापू मैं अपना प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो उसने प्रायश्चित के स्वरूप में गांधी जी के साथ दांडी यात्रा और गांधी जी ने सम्मिलित कर लिया था। वो दांडी पहुंच गए थे यहाँ से जत्था लेके अपना, और बाद में और लोग भी गए। तो यहाँ के लोगों में एक सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग जाति के लोगों ने यहाँ बहुत बहुत योगदान दिया इस आंदोलन में, और खास तौर पे जो हमारे गोरखे भाई हैं उनका बहुत आंदोलन में योगदान है, और खास तौर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, मुसलमान भाइयों का बहुत योगदान है, अब्दुल अजीज, अब्दुल रहमान, अब्दुल लतीफ, ये लोग बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ के आंदोलन में भाग लिया, और कहीं किसी के हृदय में कोई ऐसी भावना हिंदू और मुसलमान की कभी नहीं आई। ये पुराना इतिहास लिखा है, मैंने देखा कि कहीं कोई मुझे ऐसी घटना नजर नहीं आई। यहाँ के जो आज़ाद हिंद फौज के जो यहाँ पे वीर सेनानी थे, देहरादून से जो संबंधित थे, उनके बारे में एक पूरी किताब लिखी है। कुछ उल्लेखनीय यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके बारे में, क्योंकि अब बहुत सारे नए जो पीढ़ी है वो नहीं जानती है, कुछ उल्लेख करना चाहेंगे आप? यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक से एक बढ़कर भाग लिया। मैं खास तौर पे, बहुत लंबी लिस्ट है मगर मैं 7-8 लोगों के बताता हूँ। एक यहाँ दुर्गामल हवलदार हुए हैं, शहीद दुर्गामल जिनके नाम से डोईवाला में हमेशा फंक्शन होते रहते हैं। चकरौते में कुआया एक जगह साइया में है, वहाँ के केसरी चंद शर्मा, वीर केसरी चंद, जिनका जन्मदिन भी हर साल यहाँ पे लोग मनाते हैं। दल बहादुर थापा जमादार, ये वैसे तो धर्मशाला में पैदा हुए थे मगर इन्होंने देहरादून में आकर इन्होंने बहुत वर्क किया था, और दिल्ली की तिहाड़ जेल में इनको तीनों को फांसी हुई थी जिनके नाम मैंने बताया। 2 ऐसे भी यहाँ पर लड़ते लड़ते जो लोग शहीद हो गए थे युद्ध के मोर्चे पर, ऐसे धन बहादुर गुरंग और शेर बहादुर भंडारी, 2 ऐसे लोग हुए थे जिनको सारे लोग स्मरण रखते हैं कि उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। और अब यहाँ के ऐसे ऐसे लोग आजाद हिंद फौज में गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर जनरल हुए हैं, नपेन सिंह रावत, नपेन सिंह भगत हुए हैं, यहाँ मेजर जनरल HL चोपड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल हुए, पितृशरण रतूड़ी बड़े मशहूर हुए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, और बागम्बर सिंह नेगी लेफ्टिनेंट कर्नल बड़े मशहूर रहे हैं, परशुराम थापा, दयाल सिंह नेगी, नारायण सिंह नेगी वगैरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, और ये लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतने वफादार रहे कि बस पूछिए मत। इन दिनों आप सत्याग्रहियों पर भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ से जुड़े कुछ सत्याग्रहियों के बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले तो बता दूं आपको कि यहाँ के जो प्रमुख सत्याग्रही हुए हैं उनके थोड़े से नाम मैं आपको ले दूं, ताकि आज की पीढ़ी जो नहीं जानती, जिसने नहीं सुना, उन लोगों को भी पता लगे। पंडित नरदेव शास्त्री का जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया था, ऐसे ही यहाँ पर महावीर त्यागी जो पंडित नेहरू की जो कैबिनेट थी उसमें रक्षा राज्य मंत्री थे, तो ये
महावीर त्यागी बहुत फेमस व्यक्ति हुए हैं और यहाँ के, मैं समझता हूँ देहरादून के उनको सुल्तान कहा जाता था एक जमाने। पंडित नारायण दत्त डंगवाल हुए हैं ये कौलागढ़ के। स्वामी विचारानंद हुए हैं जिनको के कहना चाहिए कि यहाँ के कांग्रेस के जो आंदोलन चला था उसके फाउंडर्स में। ऐसे ही बाबू ज्योति स्वरूप हुए हैं जो ये महादेवी कन्या पाठशाला की डिग्री कॉलेज का इनकी स्थापना का जिनको श्रेय जाता है। उन्होंने 100 बीघे करीब जमीन दी थी। ऐसे ही बाबू बुलाकीराम एडवोकेट, नारायण दास भार्गव मुनि जी हुए हैं। डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल लक्ष्मण प्रसाद हुआ करते थे उस जमाने में 42 में। इन्होंने बहुत योगदान दिया। स्कूलों के सामने जाके बच्चों के साथ में बैठ के इन्होंने मिशन स्कूल वगैरह के आगे धरने दिए इन्होंने। और अमरनाथ वैद्य हुए हैं, ठाकुर मनजीत सिंह हुए हैं, लाला मित्र सेन, द्वारका प्रसाद रैना, चौधरी हुलास वर्मा, गोविंद राम भट्ट बैरिस्टर हुए हैं। यहाँ बैरिस्टर लोग उस जमाने के देखिए अंग्रेजों के टाइम के, उन्होंने आंदोलनों में भाग लिए हैं। बाबू चंडी प्रसाद एडवोकेट, बहुत फेमस KN सिंह एक्टर हुए हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, उनके पिताजी थे बाबू चंडी प्रसाद एडवोकेट। बाद में आप ने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए संगठन बनाए। क्या कारण था कि आपको ऐसी जरूरत पड़ी कि उनका संगठन बनाना पड़े और उसके लिए फिर संघर्ष करना पड़े? देखिए, ऐसा था कि प्रमुख बात, वैसे तो स्वतंत्रता सेनानियों को 1972 में जब मिसेज इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उस समय यहाँ पर इनको पेंशनें बननी शुरू हो गई थी और इनको मासिक रूप से पेंशन, स्टेट की पेंशन मिलती थी और एक सेंटर की मिलती थी। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर उसके अलावा कोई सरकार की तरफ से इनको कोई सहारा नहीं था, कोई शेल्टर नहीं था। ये लोग चाहते थे कि भाई कहीं हमको थोड़ी सी जमीन मिल जाए, हमें अपना एक मकान छोटा सा कोठड़ा डाल लें, झोपड़ा डाल लें कहीं। तो एक तो वो थी एक इनकी। दूसरे ये कि स्वास्थ्य संबंधी इनको सुविधाएं नहीं थी बिल्कुल भी। इलाज कराने में बहुत पैसे खर्च होते थे और कई बार इनको आने जाने में जैसे था वो बड़ी कठिनाई होती, तो उसके लिए हम संघर्ष करते रहे। तो खैर रेलवे में फर्स्ट क्लास का एक व्यक्ति के साथ इनको पास बन गए परमानेंट, और रोडवेज की बसेज में एक आदमी के साथ फ्री ट्रेवल यात्रा करने का हो गया, और अस्पताल में भी इनके कार्ड बन गए, किसी भी अस्पताल में जाते उसमें ये फ्री इनको चिकित्सा मिल जाती। तो इस प्रकार की जो कठिनाइयां होती थी या और कोई कठिनाई होती थी किसी सेनानी को, तो उसको दूर करने के लिए ये संगठन बनाए गए। आप उस पीढ़ी से हैं जो आजादी से पहले जन्मे हैं। आजादी के समय में या उसके तुरंत बाद कुछ ऐसे सपने रहे होंगे एक नए भारत के निर्माण के, तो वो क्या सपने थे और क्या फिर वो आगे चलकर वो कुछ पूरे हुए या वो सब बिखर गए? अन्यथा ना लिया जाए, मैं इतना कहूंगा कि क्योंकि मेरा संपर्क रहा इन सेनानियों से बहुत, जो सेनानी थे उन लोगों के बहुत से सपने हुआ करते। जब उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी तो न घर देखा, न बार देखा, न बीवी देखी, न बच्चे देखे, बस आजाद हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, बस यही उनके नारे होते। और इन्हीं नारों की बदौलत वो लोग जो हैं अपने अरमानों को देखना चाहते थे कि हाँ हमें आजादी मिल जाएगी, हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हमारा देश राम राज्य होगा, बहुत बड़ा होगा। गांधी जी राम राज्य की बात करते रहते थे। तो ये हर एक आदमी चाहता था कि हमें रहने को घर मिलेगा, खाने को रोटी मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, बहुत अच्छा सब कुछ होगा। मगर शुरू के वर्षों में वो जो उम्मीदें थी इन सेनानियों की वो नहीं पूरी हो सकी। इनको वो सब कुछ वातावरण नहीं मिला, वो जो सुरक्षा नहीं मिली जो देश में नागरिकों को मिलनी चाहिए थी। तो वो बात नहीं आ सकी जैसा इनके सपनों का भारत था। ये मैं इनके बतौर इनकी कही हुई बात कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये इन लोगों का पूरा इन्होंने तो अपना जीवन ही लुटा दिया था आजादी के लिए लड़ाई में, और बाद में जब ये आजाद हो गए तब उन्होंने अपनी व्यथाएं अक्सर मुझसे कहा करते थे। जो सपनों का जो भारत था वो भारत भ्रष्टाचार में कहीं खो गया, और वो जो हम चाहते थे वैसा शायद नहीं बन सका है। हालांकि मोदी जी तो करने के अब बहुत प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने देश का नाम विश्व में बड़ा ऊपर भी उठाया है, मगर फिर भी
अभी भी वो राम राज्य की कल्पना भी करते। जिसने आजादी के इस संघर्ष को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, उस पीढ़ी के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो एक ही संदेश है कि जिन लोगों ने, असंख्य लोगों ने देश की आजादी के लिए, भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए इतने संघर्ष किए, फांसी चढ़ गए, कंधे को चूम लिया, उन्होंने अपनी सारा घर बार छोड़, सब कुछ छोड़ दिया, कहीं कहीं चले गए आजादी की लड़ाई के लिए, तो मगर मलाया चले गए, सिंगापुर चले गए, लड़ाई के मैदान में उन्होंने पता नहीं पीछे नहीं हटके देखा। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों कि मैं तो केवल यही कहूंगा कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है उनको भूले नहीं, कम से कम उन्हें और कुछ नहीं दे सकते, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनको वो सम्मान तो दे, आदर का एक फूल तो उनके ऊपर चढ़ा दे, उस फूल को चढ़ाकर कम से कम इन सेनानियों के प्रति एक सम्मान प्रदर्शित हो जाएगा। और कुछ नहीं दे सकते, एक सम्मान दे सकते हैं, एक फूल दे सकते हैं। इनका इतिहास जो है, ये इतिहास घर घर में रहे, लाइब्रेरियों में हो, लोग पढ़ें उसको, और आने वाली पीढ़ी जो है हमेशा याद करे कि हिंदुस्तान की आजादी हमको कितनी कठिनाई से मिली थी, कितनी मेहनत से मिली थी। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ये श्रोता सुन रहे होंगे और जो हमारी नई पीढ़ी है, वो हमारी आजादी के संघर्ष की जो मूल भावना थी उसका जरूर से आदर करेंगे और उन संग्राम सेनानियों का भी सम्मान करेंगे, उनको याद रखेंगे। डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, आप हमसे जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे आजादी के आंदोलन की बताई। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।